हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत कक्षा 10 की जो सोशल साइंस की किताब है एनसीईआरटी की, उसका अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की आपकी किताब है उसमें हम लोगों को इतिहास विषय पढ़ना है आज, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को कक्षा 10 की इतिहास विषय को ही पढ़ाना शुरू किया था। इसके पहले की और भी जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के कुछ चैप्टर्स का अध्ययन किया है। आज की जो क्लास है ये टीजीटी सोशल साइंस की 25वीं क्लास है और इसमें हम लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर जो है पढ़ना है। और इस चैप्टर को मैंने 2 क्लासेस में अभी आप लोग को कुछ बातें करवा दी थी। आज ये तीसरी क्लास है। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रांस में राष्ट्रवाद के बाद उदय के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग को जर्मनी, इटली और यूरोप के कुछ और देशों में जो राष्ट्रवाद की लहर फैली थी उसके बारे में पढ़ना है और इस राष्ट्रवाद की लहर का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आज की क्लास हम लोग को पढ़ना है कक्षा 10 की इतिहास, जिसका पहला चैप्टर पढ़ना है। आपके किताब का नाम क्या है? भारत और समकालीन विश्व 2, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये उसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जो आगे के टॉपिक हैं उनके बारे में। ठीक है, हाँ चलिए देखा जाए। तो आज की क्लास का शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण की शुरुआत देखिए 1859 ईस्वी में शुरू हुई थी और ये 1870 ईस्वी में पूर्ण हो गई थी। यानी इस प्रक्रिया के बारे में आज की क्लास में हमको सबसे पहले पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था और फिर फ्रांस में राष्ट्रवाद। आज देखिए ये तीसरा जो है टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए इटली का जो एकीकरण है ये देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक विभाजित क्षेत्र के रूप में इटली था और यह कई राज्यों के रूप में बटा हुआ था। देखिए यह विभिन्न राज्यों, रियासतों और विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में था, विशेष रूप से ऑस्ट्रिया के। यानी इस पर कुछ अन्य दूसरे देशों का नियंत्रण था और कुछ जो ऐसे क्षेत्र थे जो अलग अलग बटे हुए थे। एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था, यानी इटली जो है 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन 1859 से 1870 के बीच कुछ महान नेताओं और घटनाओं के कारण इटली का एकीकृत राष्ट्र बनना संभव हो पाया। इसमें देखिए सबसे ज्यादा योगदान था काउंट काउर का, जिसने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को और 1860 ईस्वी में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को इनके शासन से मुक्त कर दिया। यानी इटली के कुछ जो क्षेत्र थे उसको ऑस्ट्रिया ने कब्जे में करके रखा था और कुछ क्षेत्रों को स्पेन ने करके रखा था। तो काउंट काउर ने 1859 ईस्वी और 1860 ईस्वी में उन क्षेत्रों को मुक्त करा के इटली में मिलाया था। इसके बाद फिर देखिए 1870 ईस्वी में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गई। यानी रोम पर आक्रमण करके इन्होंने अपना क्षेत्र उससे भी छीन लिया। अब देखिए इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या था इसका। तो देखिए 1815 ईस्वी में जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसके बाद इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इसमें देखिए उत्तर में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, मध्य में रोमन चर्च पोप का शासन था, दक्षिण में स्पेन और नेपल्स का प्रभाव था। इटली के लोगों में एकता, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना तेजी से बढ़ने लगी। यानी इन लोगों ने अब अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की, स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना, एकता की भावना, और इसके आधार पर इन्होंने अपने जो विभाजित इटली था उसको एक करने के बारे में प्रयास करना शुरू कर दिया। देखिए इटली के एकीकरण में जो प्रमुख नेता थे जिनका योगदान था उनका नाम हम लोग देख लेते हैं, किन किन लोगों ने इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान दिया था। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान था काउंट काउर का। यह देखिए राजनीतिक और कूटनीतिक एकता का सूत्रधार के रूप में कार्य किया था। उसके बाद फिर देखिए दूसरा योगदान था गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी ने सैन्य नेतृत्व और दक्षिणी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए मैजिनी का योगदान था। मैजिनी राष्ट्रवादी विचारों और यंग इटली आंदोलन का
नेतृत्व करता था। उसके बाद देखिए विक्टर इमैनुअल द्वितीय का योगदान था। इन्होंने पिडमांट सार्डिनिया के राजा और बाद में पहले इटली के राजा के रूप में काम किया। ठीक है, यानी पहले ये पिडमांट सार्डिनिया के राजा थे, जब बाद में इटली का एकीकरण हो गया तो इटली के पहले राजा इन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इटली के जो एकीकरण की प्रमुख घटनाएं थी वो देखिए कैसे कैसे चली थी। इनका क्रोनोलॉजिकल हम लोग जो है व्यू देख लेते हैं। पहला देखिए 1859 ईस्वी में इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें काउर और फ्रांस का सहयोग था, यानी इसमें फ्रांस ने भी सहयोग किया था और काउर इसको आक्रमण को आगे बढ़ाया था। काउर ने फ्रांस नेपोलियन तृतीय से संधि की। इसके बाद इन्होंने सार्डिनिया और फ्रांस ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया। लॉम्बार्डी को ऑस्ट्रिया से मुक्त करवा लिया गया। ये पहली घटना थी। उसके बाद फिर देखिए 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी का हजारों का अभियान चलाया गया और इसमें गैरीबाल्डी ने अपने 1000 स्वयंसेवकों के साथ सिसिली और नेपल्स पर चढ़ाई की। दक्षिणी इटली को जीतकर विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ये दूसरी घटना थी। फिर उसके बाद देखिए 1861 ईस्वी में इटली का प्रथम एकीकृत राष्ट्र के रूप में घोषणा किया गया। इसमें देखिए विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया और उसे किंग ऑफ इटली की उपाधि दी गई। लेकिन रोम और वेनेटिया अभी भी इटली के हिस्से नहीं थे, यानी अभी तक पूरा रूप से इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। कुछ हिस्से अभी भी बचे हुए थे, जिसमें रोम और वेनेटिया बचे थे। इसके बाद फिर देखिए 1866 ईस्वी में वेनेटिया का भी अधिग्रहण कर लिया गया। प्रसिया ऑस्ट्रिया युद्ध में इटली ने प्रसिया का साथ दिया और युद्ध के अंत में वेनेटिया को इटली को सौंप दिया गया। यानी प्रसिया के साथ ऑस्ट्रिया का जो युद्ध हो रहा था उसमें इसने प्रसिया का साथ दिया था, जिसके वजह से युद्ध जब खत्म हुआ तो इसको वेनेटिया सौंप दिया गया। फिर देखिए 1870 ईस्वी में लास्ट में सबसे रोम का भी एकीकरण कर लिया गया। जब फ्रांस ने अपने सैनिक रोम से हटा लिए, यानी फ्रांको प्रशियन युद्ध के दौरान, तब इटली ने उस पर अधिकार कर लिया। यानी इटली ने तब तक रोम पर अधिकार नहीं किया था जब तक उस पर फ्रांस का आधिपत्य था। जब फ्रांस और प्रशियन युद्ध के दौरान फ्रांस ने अपना आधिपत्य हटा लिया तो फिर इटली ने उस पर अधिकार कर लिया और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया। तो इस तरह से देखिए ये इटली का एकीकरण कई चरणों में किया गया था। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि 1870 ईस्वी में जो पूरा इटली था वो एकीकृत हो गया और इटली एक संवैधानिक राजतंत्र बना, जिसकी राजधानी रोम बनी थी। यह इटली का एकीकरण जो है रक्त, बलिदान, कूटनीति और राष्ट्रवाद का परिणाम था। यानी इटली के एकीकरण में कई तौर तरीके अपनाए गए, युद्ध की नीति भी, बलिदान भी बहुत से लोगों को होना पड़ा, बहुत से लोगों ने कूटनीति का इस्तेमाल किया और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करके तब जाके इस प्रक्रिया को पूर्ण किया। इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इटली के एकीकरण का, कि इटली का जो एकीकरण था एक प्रेरणादायक संघर्ष था, जिसने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य साहस और जनता की एकता किसी भी बटी हुई भूमि को एक राष्ट्र बना सकती। यानी इतने सारे संगठित प्रयासों से किसी भी बटे हुई भूमि को एक किया जा सकता है। नेताओं की दूरदर्शिता और जनता के त्याग ने इटली को एक गौरवशाली एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा कर। ठीक है, तो ये थी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। अब देखिए इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में जिन महापुरुषों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग काउंट काउर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका पूरा क्या नाम था, काउंट कैमिलो डी काउर। इसको देखिए दिमाग और कूटनीति का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में परिचय देखिए, इसका जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन यानी उस समय के पिडमॉन्ट में हुआ था। यह बाद में देखिए सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री बना था 1852 से। इसका योगदान देखिए क्या था, इसने इटली के एकीकरण का राजनीतिक और कूटनीतिक योजनाकार के रूप में अपना योगदान दिया। फ्रांस के साथ समझौता करके इसने 1859 में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। लॉम्बार्डी को इसने ऑस्ट्रिया से मुक्त करवाया। छोटे राज्यों को आपस में मिलाने में इसने अहम भूमिका निभाई।
इसकी उपाधि जो थी आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, यानी इटली के एकीकरण का वास्तुकार। दूसरा जो व्यक्ति था वो देखिए गैरीबाल्डी था, तो इसको देखिए गैसेप गैरीबाल्डी कहा जाता है। इसको देखिए तलवार और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता था। इसका परिचय देखिए, इसका जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। यह एक साहसी क्रांतिकारी और सैनिक नेता था। इसका योगदान देखिए क्या था, इसने 1860 ईस्वी में हजारों का अभियान चलाया था, यानी 1000 स्वयं सेवकों को इकट्ठा करके अभियान किया था, और इस अभियान से इसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर दक्षिणी इटली को एकीकृत किया था। विजित क्षेत्र को इसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और व्यक्तिगत सत्ता नहीं, यानी इसने खुद को सत्ता नहीं दिया बल्कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इसकी उपाधि जी हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स। इसने दक्षिण अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, जिसके वजह से इसको इस प्रकार की उपाधि दी गई। यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी इसने योगदान दिया और इटली के यूनिफिकेशन या एकीकरण। ठीक है। अब जो तीसरा व्यक्ति था देखिए वो मैजिनी था। मैजिनी के बारे में देखिए क्या कहा जाता है, इसको विचार और क्रांति का प्रतीक कहा जाता है। इसका परिचय देखिए, इसका जन्म 1805 ईस्वी में जिनोवा में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी चिंतक था। इसका योगदान क्या था, इसने यंग इटली नामक एक राष्ट्रवादी गुप्त संगठन की स्थापना की थी, जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और जनतंत्र की भावना को प्रेरित किया। भले ही उसे तात्कालिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उसकी विचारधारा ने युवाओं को प्रेरित किया। यानी इसने इटली के साथ साथ यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाया, लोगों को उससे प्रेरित किया, जिसके वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल हुई। इसकी उपाधि थी प्रॉफेट ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। ठीक है। अब देखिए चौथा व्यक्ति जो था वो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इसको देखिए राजा जो राष्ट्र का प्रतीक बना कहा जाता है। इसका परिचय देखिए, इसका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। यह सार्डिनिया का राजा था। बाद में इसको इटली का प्रथम राजा 1861 ईस्वी में बनाया गया था। इसका योगदान देखिए क्या था, काउर, गैरीबाल्डी और अन्य राष्ट्रवादियों का इसने समर्थन किया। इटली के एकीकरण के बाद 1860 में इसको किंग ऑफ इटली बनाया गया। इसका राजतंत्र इटली के एकीकरण और स्थिरता का आधार बना। इसकी उपाधि क्या थी, फादर ऑफ द फादरलैंड, यानी इटली का जन्म। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों महान व्यक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की जो लहर थी 1815 से 1932 ईस्वी तक चली, तो उसके बारे में भी एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए रूस में जार के द्वारा 14 गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया, और फिर 1917 की क्रांति के बाद वहां पर समाजवादी सरकार का गठन किया गया। इसके बाद फिर देखिए ऑस्ट्रिया में 1848 ईस्वी में मैटरनिख के निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर देखिए यूनान में टर्की के अधीन यह देश 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। इसके बाद फिर बेल्जियम में देखिए 1815 ईस्वी में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, और फिर 1932 ईस्वी में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली। तो ये थी कुछ छोटे मोटे जो और भी देश थे यूरोप के, उनके देश में राष्ट्रवाद की। ये हमारा देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है जर्मनी का एकीकरण, यानी इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट है वो जर्मनी का एकीकरण है। और जर्मनी का जो एकीकरण है ये देखिए 1866 से शुरू हुआ था और 1871 में पूर्ण हुआ था। इसमें देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी एक राजनीतिक रूप से खंडित क्षेत्र था, यानी जिस प्रकार से इटली खंडित था, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, उसी प्रकार जर्मनी भी खंडित क्षेत्र के रूप में था। इसमें लगभग 39 स्वतंत्र राज्य थे, जिसमें से प्रमुख राज्य जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया थे, यानी इसमें दो प्रमुख राज्य थे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। बाकी इसके अलावा 39 स्वतंत्र राज्य थे। जर्मनी का एकीकरण एक राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रक्रिया थी।
जिसे ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने संचालित किया था। यानी इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी व्यक्ति का था वो कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसको बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण के देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या थे कि जर्मन जातियों को एक राष्ट्र में संगठित करना था, दूसरा ऑस्ट्रिया के प्रभाव को खत्म करना था, प्रशिया को नेतृत्व की भूमिका देना था। जर्मनी के एकीकरण में देखिए जिन प्रमुख नेताओं ने योगदान दिया था उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए किन लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान देखिए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने दिया था। इसकी भूमिका क्या थी? इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और प्रशिया का चांसलर था ये। इसके बाद फिर देखिए दूसरा व्यक्ति कैसर विलहेल्म प्रथम था। ये प्रशिया के राजा और बाद में जर्मन साम्राज्य के प्रथम सम्राट बने थे। तीसरा व्यक्ति था हेलमथ वॉन मोल्टके। यह प्रशिया की सेना का प्रमुख रणनीतिकार था। यानी इन तीन व्यक्तियों ने जो है प्रशिया यानी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी इसके अंतर्गत कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी उनका हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डेनमार्क के साथ 1864 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रशिया, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जो विवाद था वो स्लेस्विग और होल्स्टीन नामक दो जर्मन भाषी क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए था। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो स्लेस्विग था वो प्रशिया को मिला, होल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को मिला। यह युद्ध बिस्मार्क की योजना का पहला चरण था। यानी पहले चरण में बिस्मार्क ने इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद फिर देखिए ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में। यह युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का कारण क्या था? स्लेस्विग और होल्स्टीन पर नियंत्रण का विवाद। यानी ये दोनों लोग एक दूसरे से इसलिए लड़े कि इन लोगों ने स्लेस्विग और होल्स्टीन पर नियंत्रण करना चाहा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। अब ऑस्ट्रिया को इन्होंने हरा दिया और इन्होंने अब ऑस्ट्रिया को जर्मनी के मामलों में हस्तक्षेप करने से दूर कर दिया। इसमें देखिए फिर क्या हुआ कि उत्तर जर्मन संघ का गठन किया गया और इसमें 22 राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें ऑस्ट्रिया नहीं था। इससे देखिए प्रशिया जर्मनी का नेता बन गया। यानी जो प्रशिया था पुराना वो क्या हो गया? जर्मनी का नेता बन गया। ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया गया। इसके बाद फिर देखिए तीसरी घटना क्या हुई थी? फ्रेंको प्रशियन युद्ध हुआ था 1870 से और 1871 ईस्वी तक चला था। यानी फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था? स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हुआ था। स्पेन के उत्तराधिकारी के लेकर जो विवाद हुआ था उसी की वजह से इन लोगों ने आपस में युद्ध किया और बिस्मार्क ने एम्स टेलीग्राम के जरिए युद्ध को भड़काया। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें फ्रांस की करारी हार हुई। नेपोलियन तीसरे को तृतीय को कैदी बनाया गया। फ्रांस ने एल्सेस और लॉरेन के इलाके प्रशिया को लौटा दिए। इस युद्ध ने दक्षिणी जर्मन राज्यों को भी एकीकरण के लिए प्रेरित किया। फिर देखिए अगली घटना क्या थी? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को संपूर्ण रूप से जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। इसमें देखिए वर्साय के महल फ्रांस में बिस्मार्क ने कैसर विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया और बिस्मार्क को प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से ये जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इसका देखिए परिणाम और प्रभाव क्या देखा गया? पहला देखिए राजनीतिक परिणाम और प्रभाव क्या हुआ कि जर्मनी एक सशक्त केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य बन गया। यूरोप में राजनीतिक संतुलन अब बदल गया। आर्थिक देखिए प्रभाव क्या हुआ? एकीकरण के बाद औद्योगिकरण बहुत तेज गति से हुआ जर्मनी में। जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया और वर्तमान में भी देखिए जो जर्मनी है वो यूरोप की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। तीसरा देखिए प्रभाव क्या हुआ? सामाजिक और सैन्य प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल हुई और जर्मनी की सैन्य शक्ति में भारी वृद्धि हुई। बिस्मार्क की जो नीति थी लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी,
इसमें देखिए क्या था कि बिस्मार्क का मानना था कि महान निर्णय भाषणों और प्रस्तावों से नहीं बल्कि लौ और रक्त से लिए जाते, यानी ये युद्ध और रक्त की नीति अपनाता था और वो कहता था कि महान जो निर्णय होते हैं केवल भाषण और प्रस्तावों से नहीं होते हैं बल्कि युद्ध से होते हैं, लड़ाई से होते हैं। उसकी नीति का सार क्या था कि उसने कूटनीति का उपयोग किया, उसके साथ साथ युद्ध का उपयोग किया और राष्ट्रवाद की भावना, इन तीनों का उपयोग करके उसने एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जर्मनी का जो यह एकीकरण है यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। यह बिस्मार्क की दूरदर्शिता, रणनीति और निर्णायक युद्धों का परिणाम था। इसने 20वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय की। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी है? जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण और यूरोप के कुछ अन्य देशों के एकीकरण या राष्ट्रीयवाद की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में थोड़ा और भी डिटेल से जान लेते हैं कि ये ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, क्या इसका महत्व है। तो देखिए ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था 19वीं शताब्दी के प्रशिया यानी आज के जर्मनी का एक महान राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ था। इसे जर्मनी का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न जर्मनी भी कहा जाता है क्योंकि इसने विभाजित जर्मन राज्यों को एकजुट करके जर्मन साम्राज्य की स्थापना कराई थी। इसका जन्म देखिए 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को उस समय के प्रशिया यानी वर्तमान जर्मनी में हुआ था। इसका मूल नाम जो था ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वॉन बिस्मार्क था। इसकी मृत्यु 30 जुलाई 1898 ईस्वी को हुई थी। यह प्रशिया का प्रधानमंत्री 1862 से 1871 ईस्वी तक था। बाद में जर्मन साम्राज्य का पहला चांसलर भी इसको 1871 से 1890 तक बनाकर रखा गया। इसकी उपाधि जो थी आयरन चांसलर के रूप में थी। इसने जर्मनी का एकीकरण जो है पूर्ण कराया था। इसके लिए उसने 3 युद्धों डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के माध्यम से यह पूर्ण कराया था। इसने लौ और रक्त की नीति को समर्थन दिया था और इसने प्रशिया को यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। इसके अलावा इसने राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को मिलाकर जर्मन साम्राज्य की स्थापना। तो ये सारी बातें जो थी किसके बारे में थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा टर्म है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। यह सत्ता देखिए केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारों की होती है। दूसरा देखिए इस चैप्टर में एक छोटा सा टर्म दिया है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श देखिए कहाँ उपयोग होता है? जो मैंने आप लोग को बताया था कि 1848 ईस्वी में जो चित्रकारी की गई थी, पेंटिंग की गई थी, उसमें इस शब्द का उपयोग किया गया था। इसे देखिए यूटोपिया भी कहा जाता है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी यूटोपिया का मतलब कि ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका संभव होना वास्तविकता में सही नहीं है, यानी वो ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के समस्त लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में टर्म के रूप में छोटे छोटे इस्तेमाल की गई। फिर देखिए अगला एक छोटा सा टर्म है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। यानी रूढ़िवाद का मतलब सिंपल क्या हो गया कि जो लोग पुराने तौर तरीके विचारों को मानते हैं, नए तौर तरीके विचारों को वो जल्दी अपनाते नहीं। अगला टर्म देखिए क्या है? विचारधारा। विचारधारा का मतलब क्या होता है कि यह एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का समूह होता है। फिर देखिए एक छोटा सा टर्म है नारीवाद। इसके बारे में देखिए हम लोगों ने राजनीति विज्ञान वाले जो क्लासेस थे उसमें भी देखा था। यह स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर
महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाली विचारधारा है। अगला टर्म देखिए क्या है, नृ जाति। नृ जाति का मतलब क्या होता है, एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। इसको देखिए एथनिक भी कहा जाता है। अगला टर्म है उदारवाद। यह शब्द देखिए लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आजादी। यूरोप में मध्य वर्गों के लिए इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आजादी या कानूनी दृष्टि से समानता। ठीक है, फिर देखिए और टर्म में देखिए घोषणा पत्र। घोषणा पत्र देखिए क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं दी होती हैं और ये घोषणाएं उस विषय से संबंधित होती हैं जिस पर यह आधारित होता है। फिर देखिए अगला टर्म है राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम लोगों ने पाठ की शुरुआत में ही देख लिया था कि राष्ट्रवाद देखिए वह भावना अथवा विचारधारा है जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण की भावना उत्पन्न की जाती है। अगला टर्म है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो पहले राजतंत्रों के पास थी और राष्ट्र राज्यों के बनने के बाद वहां के नागरिकों के पास। ठीक है, अगला टर्म देखिए क्या है, संहिता। यह एक ऐसी नियमावली होती है जिसमें नियमों की विस्तृत सूची दी गई होती है। अगला टर्म है मताधिकार। यह देखिए किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार होता है। फिर देखिए अगला टर्म है महासंघ। यह देखिए क्या होता है, यह छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा संघ होता है। यह राज्यों अथवा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार की इकाई का हो सकता है। अगला टर्म देखिए क्या है, राष्ट्र राज्य। यह एक ऐसा आधुनिक राज्य है जिसमें एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता हो तथा उसके शासकों और नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो। फिर देखिए इसमें जर्मेनिया नामक एक छोटे से टर्म का उपयोग किया गया है। इसमें देखिए प्रतीक के रूप में उपयोग हुआ है। जब मैं आपको एनसीईआरटी वाली बुक में दिखाऊंगा तो इसका इमेज दिखाऊंगा। यह जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया। यानी इस चैप्टर में आपको दिखाई पड़ेगा कि एक महिला को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, स्वतंत्रता की, आजादी के प्रतीक के रूप में। इसको एक मुकुट पहनाया गया है जो बलूत वृक्ष के पत्तों का बना हुआ है। तो ये जर्मन राष्ट्र के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उसी प्रकार से देखिए ए मारियान भी जो है ये फ्रांस में राष्ट्रीय भावना के रूपक के रूप में दर्शाई गई एक नारी की छवि है। यह ईसाइयों का लोकप्रिय नाम था और इसे सिक्कों और डाक टिकटों पर भी दर्शाया गया था। यानी जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र में नारी रूपक थी स्वतंत्रता का, और मारियान जो थी वो फ्रांस में थी। ठीक है, तो ये सब भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको भी जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद फिर देखिए एक छोटा सा टर्म और है, फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट की संसद, तो देखिए फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है, वर्तमान जर्मनी में है। तो फ्रैंकफर्ट संसद जो थी आधुनिक यूरोप के इतिहास में प्रथम लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संसद मानी जाती थी। इसकी स्थापना जर्मनी के एकीकरण और एक संविधान निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। यह फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च यानी जर्मनी में स्थित थी। इसका आरंभ देखिए 18 मई 1848 को हुआ था और इसमें लगभग 831 प्रतिनिधि जो सदस्य के रूप में थे, और वो जो प्रतिनिधि थे वो शिक्षित, मध्यम वर्ग, वकील, शिक्षक, व्यापारी इत्यादि थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पदों और शब्दावलियों से रिलेटेड थी। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का भी बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, क्योंकि इतिहास विषय जो है वो तिथियों से भरा हुआ होता है। तो इतिहास में तिथियों को भी आपको याद रखना होगा, जानना होगा। तो इस चैप्टर में देखिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने देखा था 1688 ईस्वी में। इसमें देखिए क्या हुआ था, इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति हुई थी। फिर देखिए दूसरी तिथि 1707 ईस्वी है। इसमें देखिए क्या हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तीसरी तिथि देखिए क्या है, 1789 ईस्वी। ये फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई 16वें के शासन का अंत था। तीसरी
ये अगली तिथि देखिए 1797 ईस्वी है। इसमें देखिए क्या हुआ था, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। 1801 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप हुआ था। फिर देखिए 1804 ईस्वी में क्या हुआ था, नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई थी। 1807 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी का जन्म हुआ था। 1814-15 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था, नेपोलियन का पतन हुआ था और वियना की शांति संधि हुई थी। उसके बाद फिर देखिए 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। 1830 ईस्वी में फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद देखिए 1831 ईस्वी में मेजिनी के द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन किया गया था। 1832 ईस्वी में देखिए यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना था। 1848 ईस्वी में देखिए क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत हुई थी। मध्यम वर्ग के द्वारा संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग की गई थी। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि की राष्ट्र राज्यों की मांग, यानी 1848 में इतनी सारी घटनाएं हुई। फिर उसके बाद देखिए अगला जो तिथि है 1859 से 70 है, इसमें इटली का एकीकरण हुआ था। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को इटली का शासक बनाया गया था। 1866 ईस्वी में देखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। 1866 से 71 ईस्वी जो है वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। 1870 ईस्वी जो है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। इसमें 1871 ईस्वी में देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। 1905 ईस्वी में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना था और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो इतनी सारी जो तिथियां थी ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड थी। तो इन तिथियों को भी आपको ख्याल रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है मिलान वाले प्रश्नों के रूप। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आज हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको एक एक करके 3 क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसके आगे वाली क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब में विभिन्न प्रकार के इमेजों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो इतिहास की पहले पार्ट की क्लास थी ये पसंद आई होगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा और इसको सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।